हेलो बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। बच्चों ये जो चैप्टर है जनरली बच्चों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। ये चैप्टर डिफिकल्ट आप लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना वो बिल्कुल नए टॉपिक हैं, ठीक है, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़े हैं, क्लास 9th एंड 10th में नहीं पढ़े, ना तो पढ़े हैं ना तो सुने हैं। मे भी हो सकता है सुने हो पर पढ़े नहीं है, ठीक है, जो कि अब आप इस लेक्चर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। बिल्कुल नए टॉपिक हैं। तो बच्चों अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आपको आसान लगे तो आपको जस्ट यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो यही चैप्टर आपको आसान लगता है, अदरवाइज ये चैप्टर आपको बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है, ठीक है। देखो मेरा तो काम ही है बताना, मैं तो इस चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, ओके। अब देखो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है आपका सेंटर ऑफ मास। अब देखो बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या होता है। देखो सेंटर ऑफ मास का जो डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है वो ये गिवन है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और ए बॉडी इज अ पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। देखो बच्चों यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी लिखा है, ठीक है। इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब भी अभी समझाता हूँ। सबसे पहले हम इस बॉडी के अकॉर्डिंग, इस बॉडी एक सिंगल बॉडी के अकॉर्डिंग जो है इस सेंटर ऑफ मास को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डिफाइन करते हैं मतलब फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में अगर आपके पास कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाता है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो बच्चों यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में लिखा है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है इज अ पॉइंट एट विच द इंटायर मास ऑफ द सिस्टम या बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। देखो बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई जो बॉडी है, मान लो कोई बॉडी है, कोई लार्ज बॉडी है या कोई छोटी बॉडी है, कोई सिंगल बॉडी है मान लो, तो उस बॉडी का जो पूरा का पूरा मास होता है ना वो किसी एक पॉइंट पे जाकर के कंसंट्रेटेड होता है, किसी एक पॉइंट में जाकर के कंसंट्रेटेड होता है। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। सिंपल देखो मैं समझाता हूं इसका मतलब। देखो जैसे बच्चों, जैसे मान लो ये आपका स्केल है, ठीक है, ये आपका स्केल है, ध्यान से देखना। देखो बच्चों जैसे ये आपका स्केल है तो ये स्केल मैंने यहां पे बना दिया है, ठीक है। ये स्केल मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो स्केल है ये आपका एक बॉडी है, ठीक है। ये एक बॉडी मैंने यहां पे बना दी है, एक सिंगल बॉडी है। अब देखो बच्चों ये जो स्केल है, इस स्केल का जो मास है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह इक्वली डिवाइडेड है इसका मास, ठीक है। तो इसका जो टोटल मास होगा ना, इसका देखो यहां पे डेफिनेशन में क्या लिखा है? सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच द इंटायर मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इसका जो पूरा का पूरा मास होगा, इस स्केल का जो पूरा का पूरा मास है बच्चों, किसी एक पॉइंट में जाकर के कंसंट्रेट हो रखा है। यही यहां पे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों बोला गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात बच्चों, अगर कोई बॉडी आपको गिवन है, अरे बॉडी ऐसी होनी चाहिए जिसका जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, मतलब इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो बच्चों जैसे ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, तो इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा यहां पे होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट यहां पे होगा। तो आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखो बच्चों जैसे ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का जो मिड पॉइंट होगा यहां पे होगा, तो यहां से भी आपको यहां से लेकर के यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। इस तरीके से आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, यहां पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है यही सेंटर ऑफ मास है। मतलब ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा ना, आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढना है। उसी जब आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर मिल जाएगा तो वही ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या माना जाएगा? सेंटर ऑफ मास माना जाएगा। इसका मतलब ये है ये जो स्केल था, इस स्केल का जो पूरा का पूरा मास जो यहां डिस्ट्रीब्यूट हो रखा था, ये पूरा का पूरा मास जो है इस पॉइंट पे जाकर के कंसंट्रेटेड है, मतलब यहां पे कंसंट्रेट हो रखा है पूरा का पूरा मास। अब देखो बच्चों हम इस बात पे क्यों यकीन कर लें कि इसका पूरा का पूरा मास यहां पे कंसंट्रेटेड है? देखो बच्चों इसका जो पूरा का पूरा मास जो कंसंट्रेटेड था यहां पे कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट में कंसंट्रेटेड है। तो देखो बच्चों अगर मैं इस पॉइंट के नीचे यहां पे ये फिंगर को प्लेस कर देता हूं, ये मैंने अपनी फिंगर को यहां पे प्लेस कर दिया है, तो बच्चों ये देखो ये पूरा का पूरा स्केल जो है मेरी फिंगर में बैलेंस हो रखा है। देखो मैं इसे इधर से इधर कहीं भी ले जा रहा हूं, ऊपर ले जा रहा हूं, नीचे ले जा रहा हूं, ये गिर नहीं रहा है, ये बैलेंस हो रखा है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये जो स्केल का जो टोटल मास था वो इस पॉइंट में आकर के कंसंट्रेटेड हो रखा था। इसीलिए तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इस एक सिंगल पॉइंट पे क्या लगा रहा हूं? फोर्स लगा रहा हूं। तो ये बॉडी ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, इसे मैं आगे पीछे कहीं भी ले जा सकता हूं, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इस एक पॉइंट पे क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो ये ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि इस स्केल का जो टोटल मास है इस पॉइंट में आकर के कंसंट्रेटेड था। मतलब इसका जो टोटल मास है हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो टोटल मास है इस पॉइंट पे, समझ रहे हो इसे?
अब देखो बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मान लो अगर ये जो बॉडी है, ये जो स्केल है, मान लो अगर ये 100 ग्राम का है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि इसका जो 100 ग्राम मास है, हम उसे एज ए पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं कि यहां पे कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल का जो मास है वो कितना है, 100 ग्राम है। समझ में आ रहा है? तो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास इसलिए फाइंड किया जाता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी बॉडी जो होती है, उस बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास होता है। अगर आपको सेंटर ऑफ मास अगर मिल जाता है तो आप उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हो, उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स लगाने पर। ठीक है, देखो बच्चों, जैसे आपका ये पेन है, ठीक है, ये आपका पेन है, तो इस पेन में भी क्या हो रखा है, मास डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखा है। तो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कुछ यहां पे होने वाला है, इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसका ये वाला जो पॉइंट है ना, देखो जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पेन है आपका, तो यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, इस डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाता हूं, देखो तो ये देखो, मैंने अगर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाया तो ये इसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, इसी डायरेक्शन में ये मोशन कर रहा है। क्योंकि मैंने क्या किया बच्चों, इसका जो ये सेंटर ऑफ मास था ना, इसका इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास था वो यहां पे था, तो मैंने उसके सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाया, तो वो क्या कर रहा है, उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, लेकिन अगर मैं यहां पे फोर्स लगाता हूं, यहां पे इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं, तो देखो बच्चों क्या होता है, देखो यहां पे अगर फोर्स लगा रहा हूं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं कर रहा है, लेकिन जब मैं यहां पे सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगा रहा था तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा था। तो बच्चों, सेंटर ऑफ मास का बेनिफिट ये होता है कि जब आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाता है तो आपको उस पॉइंट पे फोर्स लगाना होता है और आप उस बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फोर्स लगाने पे, जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब देखो बच्चों, एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान कृष्ण ने जो है आपका गोवर्धन पर्वत जो था, इसे एक उंगली में उठा दिया था, एक फिंगर में उठा दिया था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने बड़े पहाड़ को जो है एक फिंगर में उठा दिया जाए? देखो बच्चों, जनरली होता है क्या, जैसे मैंने ये स्केल था, इस स्केल को मैंने एक फिंगर में क्या कर रखा था, बैलेंस कर रखा था, ऐसे बैलेंस कर रखा था। देखो मैंने इसे बैलेंस तो कर दिया। देखो इसे बैलेंस करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको सेंटर ऑफ मास की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है। अब अगर आपको इस पहाड़ को जो है एक फिंगर में उठाना है तो उसके लिए सबसे पहली बात आपके पास पावर होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए। लेकिन बच्चों, पावर से ही काम नहीं चलने वाला। अगर आपको इसे एक फिंगर में उठाना है, एक फिंगर में अगर इसे उठा करके रखना है, तो पावर के साथ साथ आपको सेंटर ऑफ मास की भी नॉलेज होनी चाहिए, देन आप इसे एक फिंगर में उठा पाओगे। तो भगवान कृष्ण ने अगर किसी पहाड़ को, गोवर्धन पर्वत को अगर एक फिंगर में अगर उठाया था, तो इसका मतलब यह है पावर तो उनके पास थी, लेकिन साथ में उन्हें जो है सेंटर ऑफ मास का भी नॉलेज था। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे, तो आपको इस लाइन, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, यहाँ पे भी अगर आप फोर्स अप्लाई करते हो, तो इस पहाड़ को आप एक फिंगर में बैलेंस कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपके पास सेंटर ऑफ मास की भी नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपके पास पावर भी होनी चाहिए। बिना पावर के भी काम नहीं चलने वाला। और मान लो अगर आपके पास पावर ही पावर है, लेकिन सेंटर ऑफ मास की आपको नॉलेज नहीं है, तो उससे भी काम नहीं चलने वाला। दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, देन आप एक बड़े से बड़े पहाड़ को भी एक फिंगर में उठा सकते हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, एक और चीज बताता हूं। देखो यहां पे ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी लिखा था, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखा ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये एक पार्टिकल है और एक ये दूसरा पार्टिकल है, तो एक से ज्यादा अगर पार्टिकल होंगे तो उसे सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। एक से ज्यादा मतलब एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये है, तो इसे भी क्या बोला जाएगा, सिस्टम बोला जाएगा। ठीक है, जैसे ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है, तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास होता है। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाता है वो भी बताऊंगा। देखो एक सिंगल बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होता है। जैसे सिंगल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे ये एक सिंगल बॉडी स्केल था, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था। ठीक है, अब देखो जैसे बच्चों, यहां पे स्केल की जगह में अगर मैं स्क्वायर प्लेट बना देता हूं, मान लो ये एक स्क्वायर प्लेट है, मेटल की प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास इस सिंगल बॉडी है। ठीक है, इसका अगर आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है तो आपको इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढना है। वैसे ऐसे लाइन ड्रॉ की, यहां पे लाइन ड्रॉ करी, तो यहां पे जो इंटरसेक्शन है यही इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ये आपका स्फीयर है। ठीक है, ये स्फीयर है, तो इस स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा कहां पर होगा, एग्जैक्टली सेंटर में होगा। बच्चों जो सिंगल बॉडी होती है, सिंगल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी के ही अंदर लाई करता है, मतलब बॉडी में ही लाई करता है। लेकिन बच्चों अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब होता है एक से ज्यादा बॉडी,
एक से ज्यादा पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का हम सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? देखो मान लो बच्चों ये एक बॉडी है, मान लो इसका मास m है, मान लो एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, मान लो दोनों का मास क्या है? सेम है। सपोज मान लो कि दोनों का मास सेम है। तो बच्चों इसका इस सिस्टम का हम इन दो पार्टिकल को एक सिस्टम मान करके चल रहे हैं, मान लो किसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड किया जाएगा? आपको क्या करना है, इसका ये सेंटर, इसका ये सेंटर, तो आपको यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी है, इन्हें ज्वाइन कर देना है। तो बच्चों ये जो सिस्टम है, ये जो दो पार्टिकल है, इन दो पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, वो इसी लाइन में लाई करेगा, इसी लाइन में लाई करेगा बच्चों। अब अगर दोनों का मास अगर सेम है, दोनों का मास अगर सेम है, तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन में तो लाई करेगा, लेकिन बीचों बीच में लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा बच्चों सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, देखो मैंने यहां पे आपको समझाया था कि सेंटर ऑफ मास का बेनिफिट क्या होता है कि आप इस पॉइंट पे फोर्स लगाओगे और आप इस स्केल को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे ये एक सिस्टम है, मान लो अब ये सिस्टम, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अगर मैं इस पार्टिकल को किसी पतली सी वायर से ऐसे कनेक्ट कर दूं, पतली सी वायर से कनेक्ट कर दूं, तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां पे होगा। अब अगर मैं यहां पे फोर्स अप्लाई करता हूं, तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करेगा, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में मोशन करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो बच्चों अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का भी सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जाता है। कैसे फाइंड किया जाता है अभी बताऊंगा, उसका फॉर्मूला भी बताऊंगा, पहले जस्ट लेक्चर सुन लीजिए अभी। ठीक है, अब देखो बच्चों अगर ये तीन मास हैं, ये तीन मास है, तो इनका भी सेंटर ऑफ मास फाइंड करना अभी बताऊंगा कैसे फाइंड किया जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अगर दोनों बॉडी का मास अगर सेम होता है, तो आपको क्या करना है, यहां से सेंटर, ये जो सेंटर है ना, यहां से एक लाइन ज्वाइन करनी है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, इसी लाइन में लाया करेगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों का मास सेम है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे बीचों बीच में लाया करेगा। लेकिन बच्चों अगर होगा क्या, अगर मान लो इसका मास m है, अगर मैं इसका मास जो है 3 टाइम्स कर देता हूं, 3m कर देता हूं, तो अब देखो अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां से एक लाइन ज्वाइन करनी है आपको, सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में लाई करेगा। लेकिन यहां पे तो दोनों का मास सेम था, दोनों का मास सेम होने पे सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच में लाए होता है। लेकिन बच्चों होता क्या चीज है, अगर इसका मास ज्यादा हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास जो कि यहां पे सेंटर में था ना, वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है ना, इस हैवी मास के क्लोज क्लोज जाने लग जाता है। समझ लो, इसके पास पास जाने लग जाएगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर देखो, जब दोनों का मास सेम रहेगा तो सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में रहेगा। लेकिन अगर इस बॉडी का मास अगर आप बढ़ा देते हो, इंक्रीज कर देते हो, तो ये सेंटर ऑफ मास यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। और ज्यादा बढ़ाओगे तो और इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो और इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और बढ़ाते रहोगे तो सेंटर ऑफ मास यहां जाने लग जाएगा। कहां जाने लग जाएगा बच्चों? यहां इस बॉडी के अंदर जाने लग जाएगा। तो कोई इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। देखो बच्चों, जैसे आपका सन होता है ना, जैसे आपका मान लो ये सन है, ओके। अब देखो ये प्लैनेट की ऑर्बिट है, ये सोलर सिस्टम है। ठीक है, ये सोलर सिस्टम है। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो बच्चों, ये तो आपका सन है, ओके। अब देखो यहां पे एक प्लैनेट है, मान लो ये मरकरी है, ये वीनस है, ये अर्थ है, फिर यहां पे मार्स भी होगा, फिर जुपिटर भी होगा, फिर सैटर्न, प्लेटो। ठीक है, इस प्रकार से होंगे। तो ये इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं। बच्चों होता क्या चीज है, हमें ये एक सिस्टम है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कितने पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल ये है, 2 3 4 5 ऐसी करके पार्टिकल हैं। ठीक है, जो भी सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट होते हैं और जो सन होते हैं, ठीक है, हमने इन्हें पार्टिकल मान लिया है। देखो यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिखा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों, मैंने आपको यहां पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताई थी। मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों का मास अगर सेम होगा, तो यहां पे एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है, और सेंटर ऑफ मास यहां पे बीचों बीच होगा, अगर 2 बॉडी हैं तो। लेकिन बच्चों 2 बॉडी भी हो सकती हैं, 3 बॉडी भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मान लो ये 2 बॉडी हैं और इसका मास अगर ज्यादा है, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा ना, सेंटर ऑफ मास उसके क्लोज जाने लग जाता है, उसके पास पास जाने लग जाता है, उधर शिफ्ट होने लग जाता है। अब देखो जैसे आपका ये जो सोलर सिस्टम है ना, जैसे ये आपका सोलर सिस्टम है, जो सन होता है ना, ये जो सन होता है, इस सोलर सिस्टम का जो टोटल मास होता है, टोटल मास का 99.8% मास अकेले सन के पास होता है। इसका मतलब ये होता है कि सन बहुत ज्यादा मैसिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा मास होता है सन का। इन प्लैनेट के कंपैरिजन में सन का मास बहुत ज्यादा है बच्चों। 99.8% मास इस सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है, टोटल मास में से 99.8% मास सन के पास होता है अकेला।
बाकी बच्चों ये जो प्लैनेट है ना, इनका तो सन के कंपैरिजन में बहुत कम मास होता है। अब बच्चों अगर इस सिस्टम में जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो बॉडी हैं, ये जो पार्टिकल हैं, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो मैंने आपको यहां पे क्या बताया था, सेंटर ऑफ मास हमेशा किसके क्लोज होगा बच्चों, हैवी बॉडी के क्लोज होता है। ये जो हैवी बॉडी है ना, तो हैवी बॉडी की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। अगर मैं इसका मास बढ़ाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास इधर इधर शिफ्ट होता रहेगा। तो बच्चों ये जो आपका सन होता है, इस सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है सन के ही अंदर लाए करता है, यहीं कहीं लाया करता है। एग्जैक्टली सेंटर में लाए नहीं करता बच्चों, सेंटर ऑफ मास यहां पे लाया करता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन सन के ही अंदर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सन इस सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है, टोटल मास में से 99.8% मास सन के पास होता है। इसलिए जो इस सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो सन के ही अंदर लाया करता है। बच्चों जो सेंटर ऑफ मास होगा ऑफ सोलर सिस्टम lie inside the sun। बच्चों अगर मान लो कोई अगर सिंगल बॉडी है, तो सिंगल बॉडी मान लो स्पेरिकल शेप की है, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो तो एग्जैक्टली सेंटर में होगा। लेकिन बच्चों अगर मान लो इसका मास m है, सपोज करके m है इसका मास। अब देखो अगर मैं इसके सामने कोई दूसरी, देखो अगर ये सिंगल बॉडी है तो सिंगल बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली सेंटर में होगा। लेकिन बच्चों अगर मैं कोई दूसरी बॉडी यहां पे प्लेस कर देता हूं, ये ऐसे कोई दूसरी बॉडी यहां पे प्लेस कर देता हूं, तो बच्चों अगर इसका मास मान लो ये 3m है, तो अब यहां पे अगर मैं इसे सिस्टम कंसीडर करता हूं, मतलब इस पूरे को एक सिस्टम मान रहा हूं, तो अब यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो इस सिस्टम में ज्यादा मास इसके पास है। तो बच्चों ये जो अब जब मैं इसे सिंगल बॉडी कंसीडर कर रहा था उस समय तो सेंटर ऑफ मास यहां पे सेंटर में था। लेकिन बच्चों अब ये दो बॉडी हो गई हैं, तो दो बॉडी से हमने एक सिस्टम कंसीडर कर दिया, तो अब सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इसी लाइन में लाई करेगा। समझ रहे हो, ये तो मिड पॉइंट है इसका, तो इधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। समझ रहे हो, शिफ्ट और ज्यादा मास बढ़ाओगे तो इधर शिफ्ट होने लगेगा, और ज्यादा मास बढ़ाओगे तो इधर शिफ्ट होने लग जाएगा। क्योंकि सन का मास बहुत ज्यादा होता है, 99.8% होता है टोटल सोलर सिस्टम के मास के। तो इसीलिए सन का इस सोलर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो सन के ही अंदर लाए करता है, इनसाइड द सन ही लाए करता है, लेकिन एग्जैक्टली सेंटर में लाए नहीं करता बच्चों। क्योंकि बच्चों यहां पे और मासेस भी हैं। अगर सन सिंगल मास होता तो देन एग्जैक्टली सेंटर में लाए करता उसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन यहां पे और बॉडी भी है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्टली सेंटर में लाए नहीं करता। लेकिन बच्चों एक और चीज बताता हूं आपको, देखो ये जो सेंटर ऑफ मास होता है, अगर सिंगल बॉडी है तो सिंगल बॉडी के ही अंदर ही लाए करेगा सेंटर ऑफ मास, एग्जैक्टली सेंटर में लाए करेगा अगर उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन अगर एक से ज्यादा बॉडी हुई, जैसे यहां पे एक से ज्यादा बॉडी थी, ठीक है, एक से ज्यादा पार्टिकल थे, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है जैसे बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। देखो जैसे मैंने यहां पे दो बॉडी ये कंसीडर की थी, तो ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां था, इन दोनों बॉडी के बाहर था। जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही होगा, बॉडी के बाहर भी हो सकता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पे मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं, ये तो मैंने जस्ट यहां पे आपको कुछ डिस्कस किया था, लेक्चर डिस्कस किया था यहां पे। अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो बच्चों सबसे पहली बात ये है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास मीजर करना है तो उसके लिए आपको ऑरिजिन डिसाइड करनी होती है। जो सेंटर ऑफ मास आप मीजर करते हो ऑरिजिन पॉइंट से ही मीजर करते हो। अब देखो बच्चों जैसे सबसे पहले मान लो ये m1 बॉडी है, ये m2 बॉडी, ये दो बॉडी है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम का आपको सेंटर ऑफ मास बताना है, तो देखो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस बना रखी है, ये वाई एक्सिस बना रखी है, तो ये क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है। इतना समझ में आ रहा है। तो जो ऑरिजिन पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0 होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो m1 मास है, m1 मास जो है, m1 मास का ऑरिजिन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r1 डिस्टेंस है, मतलब ये इसका पोजीशन वेक्टर है। r1 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे ये जो पोजीशन वेक्टर बताया, ये पोजीशन वेक्टर क्या है, m1 मास का एड्रेस है, एड्रेस। इसका मतलब ये है कि जो m1 मास है, इस ऑरिजिन पॉइंट से जो इसका पोजीशन वेक्टर है, जो इसका डिस्टेंस है वो r1 वेक्टर है। और ये जो m2 मास है, इस m2 मास का जो एड्रेस है वो क्या है, ये r2 वेक्टर है। समझ रहे हो, इसका पोजीशन वेक्टर है। अब देखो बच्चों एक चीज बताता हूं, अब देखो ये दो मास हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक अगर मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि ये दो बॉडी अगर हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, इसी लाइन में ही लाई करेगा, ठीक है। अभी हमें इसके मास के बारे में नहीं पता कि कौन सा मास ग्रेटर है, कौन सा मास
कम है, हमें नहीं पता, ठीक है। सपोज करके सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा है, लेट सपोज ऐसे मान लीजिए। तो बच्चों अगर इस मास का पोजीशन वेक्टर अगर आपको गिवन है, ये r1 पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन मतलब एड्रेस, और इस मास का भी अगर पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, ये r2 पोजीशन वेक्टर, ये क्या है आपका एड्रेस m2 मास का। तो बच्चों हमें ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, इस सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका पोजीशन वेक्टर चलो हमने r वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो हमें इस r वेक्टर को फाइंड करना है। तो इस r वेक्टर को फाइंड कैसे किया जाएगा? तो देखो बच्चों, जो सेंटर ऑफ मास का हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, RCOM, ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। सेंटर ऑफ मास तो ये है, तो इसका हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ये r वेक्टर। तो देखो इसे फाइंड कैसे किया जाता है। देखो बच्चों इसे फाइंड करना है m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। इस फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन कीजिए बच्चों। बच्चों अगर आपको m1 मास का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, m2 मास का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, और आपसे सेंटर ऑफ मास अगर पूछता है तो सेंटर ऑफ मास का भी आपको पोजीशन वेक्टर ही बताना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे आप इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। ये m1 मास है, m1 मास का जो पोजीशन वेक्टर है ना, उसे आपको m1 इंटू r1 कर देना है। m2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है m2 इंटू r2 कर देना है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कर देना है, ठीक है। समझ में आया? अब देखो एक दूसरा तरीका भी बताता हूं। एक फॉर्मूला ये तो है, इस फॉर्मूले से भी पोजीशन वेक्टर फाइंड होता है, लेकिन एक और फॉर्मूला है बच्चों। देखो जैसे ये m1 m2 मास दे रखा है, अब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। इसके ये ऑरिजिन पॉइंट है। सबसे मेन चीज होती है बच्चों, जब भी आप सेंटर ऑफ मास फाइंड करने जाते हो ना, तो आपको सबसे पहले ऑरिजिन डिसाइड करना होता है। मतलब ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस पॉइंट से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। तो ऑरिजिन पॉइंट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसी ऑरिजिन पॉइंट से आप क्या करते हो, सेंटर ऑफ मास मीजर करते हो, समझ रहे हो। अब देखो जैसे इसका ऑरिजिन पॉइंट 0,0 हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था। अगर आपको पोजीशन वेक्टर गिवन नहीं है और कोऑर्डिनेट अगर गिवन है, मान लो इस m1 मास की कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1, y1, ठीक है। ये x1 है और ये y1 है, और इसका कोऑर्डिनेट m2 मास का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो x2, y2, ठीक है। ये m1 मास के कोऑर्डिनेट है, ये m2 मास के कोऑर्डिनेट है। बच्चों कोऑर्डिनेट के बारे में तो आपको पता ही होगा ना, क्लास 10th मैथ्स में पढ़ा है आपने कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। जहां पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला मीजर करते थे, मतलब डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मीजर करते थे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर दो मास दे रखे हैं आपको, तो इन दो मास का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहाँ कहीं इसी के अंदर लाई करेगा, इसी लाइन में लाई करेगा। मतलब अब आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, लेट सपोज मान लो यहाँ पे, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसका जो m1 मास का था, इसका कोऑर्डिनेट को मैंने x1 y1 मान रखा था, इसके कोऑर्डिनेट को मैंने x2 y2 मान रखा था, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो दो मास है, ये जो सिस्टम है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों, इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। तो इसे कैसे फाइंड किया जाता है? देखो अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है तो आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने पड़ेंगे, और अगर आपको मास का पोजीशन वेक्टर गिवन है तो आपको उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर ही फाइंड करना पड़ेगा। यह है कहने का मतलब, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास का मैं एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहा हूं, ये कॉमा है बच्चों, ये कॉमा है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा, तो देखो इसे कैसे फाइंड करेंगे, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो बच्चों ये m1 मास है, इंटू x1, फिर प्लस m2 इंटू x2, m2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो x कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा। अब आपको y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, देखो YCOM इज इक्वल टू, आपको सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इतना समझ में आया बच्चों, इतना समझ में आया। देखो एक फॉर्मूला तो ये भी है और ये भी है फॉर्मूला, ठीक है। देखो अगर दो मास दे रही है, उनके अगर कोऑर्डिनेट आपको गिवन है तो आपको सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है तो पोजीशन वेक्टर के केस में क्या होता है कि आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 पॉइंट मासेस 2 kg एंड 2 kg। बच्चों 2 पॉइंट मासेस है, उनका मास दे रहेगा 2 kg एंड 2 kg लाइज एट द
2,1 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये x1 कोऑर्डिनेट है, ये y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट है, ये y2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस भी फाइंड करना है। देखो बच्चों इसे कैसे किया जाएगा। सबसे पहली बात बच्चों, अगर कोई भी दो मास आपको गिवन है या दो से ज्यादा मास भी गिवन है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों एक चीज मैं यहां पे बताना भूल गया था आपको। देखो बच्चों यहां पे देखो दो मास थे, अगर बच्चों मान लो तीन मास होते, एक मास यहां पे भी होता, ये m3 मास भी होता, तो देखो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता, RCOM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3। ठीक है, कंफ्यूजन तो कुछ नहीं है ना, M1 प्लस M2 प्लस M3। उसी तरीके से यहाँ पे का पोजीशन वेक्टर भी आपको गिवन होता है, ये R3 पोजीशन वेक्टर होता है, उसे यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, वैसे अगर M4 मास भी है तो यहाँ पे M3 इंटू R4 भी हो जाएगा। ठीक है, प्लस करते रहेंगे, प्लस करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। देखो बच्चों अगर 2 पॉइंट मास हैं, सबसे पहले हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमारा काम है बच्चों इन दोनों मास के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। सबसे पहला हमारा काम है हमें ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड करना है, हमें ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड करना है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हमारा काम है सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट करना। ठीक है, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है, तो हमें ऑरिजिन पॉइंट सबसे पहले डिसाइड करना है। ठीक है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 होंगे। ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखो यहां पे ये जो मान लो ये M1 मास दे रखा है, M1 मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है। M2 मास कितना दे रखा है बच्चों, ये भी 2 kg दे रखा है, दोनों का मास सेम है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो M1 मास है इसके कोऑर्डिनेट ये दे रखा है। ठीक है, ये कितना दे रखा है 2,1, और ये M2 मास के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 2,5 दे रखा है। अब इसका मतलब ये है ये x1 y1, ये x1 कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 कोऑर्डिनेट, ये y2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। सबसे पहले बच्चों हमें ये M1 मास M2 मास को यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। अब देखो प्लॉट कैसे करेंगे, सपोज करके ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब देखो ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। मीटर भी समझ सकते हो आप, मीटर मानिए, सेंटीमीटर मानिए, मिलीमीटर मानिए, कुछ भी अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे। सबसे पहले ये M1 मास कहाँ पे होगा, देखो इसके कोऑर्डिनेट 2 and 1 दे रखे हैं, 2 and 1 दे रखे हैं। देखो बच्चों 2 and 1, देखो x कोऑर्डिनेट तो क्या है इसका 2 है, तो ये 2 तो ये हो गया। अब y कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, 1 ये हो गया। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहां से लाइन प्रोड्यूस करता हूं, यहां से एक लाइन प्रोड्यूस करता हूं, तो यहां पे इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो M1 मास है, ये जो 2 kg का मास है बच्चों, ये जो M1 मास है जो कि 2 kg का मास है, वो यहां पे है। ठीक है, इस जगह में, और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,1। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों जो दूसरा मास है M2 मास, इसके कोऑर्डिनेट 2 and 5 दे रखे हैं। x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 5 है, तो x कोऑर्डिनेट तो ये 2 है, अब y कोऑर्डिनेट बच्चों ये 5 है। तो यहां से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूं, यहां से भी अगर लाइन प्रोड्यूस करूंगा तो यहां पे इंटरसेक्शन मिलेगा। तो ये जो 2 kg का मास है बच्चों, ये जो 2 kg का मास है यहां पे लाई कर रहा है, और इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ये दे रखे हैं 2,5 दे रखे हैं। समझ में आ रहा है। अब देखो हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा इसी लाइन में क्या करेगा, लाई करेगा। अब देखो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दोनों का मास क्या है, सेम है। तो इन दोनों का मास अगर सेम होगा तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बच्चों यहाँ पे बीचों बीच में होगा, लेकिन हमें इसे फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीचों बीच में होगा अगर दोनों का मास अगर सेम है। इस पार्टिकल का मास भी 2 kg है, इस पार्टिकल मास भी 2 kg है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे बीचों बीच में लाई करेगा। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेंटर ऑफ मास के हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। ये COM का मतलब सेंटर ऑफ मास है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इसे कैसे फाइंड किया जाएगा बच्चों, M1 इंटू x1 प्लस M2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, बच्चों M1 कौन सा मास है, M1 तो आपका 2 kg है, M2 भी 2 kg है, तो 2 इंटू बच्चों ये x1 है। ठीक है, ये M1 मास है, तो ये M1 मास है, तो इसे x1 y1 लेना है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 है, ये M2 मास है। ठीक है, और ये M1 मास है आपका। अब देखो M1 इंटू x1, तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 2 ये M2 इंटू x2, तो M2 ये है इंटू x2 ये है, तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो ये 2 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो गया 8/4, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। तो बच्चों जो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है आपका 2 आ रहा है।
अब देखो हमें सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों यहां वैल्यू पुट कीजिए, m1 कितना है 2 है, इनटू y1 कितना दे रहेगा बच्चों, ये y1 है, ठीक है, y1 कितना दे रहेगा 1 प्लस m2 आपका 2 है, इनटू y2 ये है आपका 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2, ये 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, ये कितना हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12। तो बच्चों ये जो वाई सी ओ एम आया, वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो वाई कोऑर्डिनेट आया वो कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। तो बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना आया, देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो आ रखा है आपका ये 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया 3 आया। तो हमें यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो बच्चों एक्स कितना आ गया, ये तो 2 आ रहा है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो देखो बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, तो 2 तो ये वाला पॉइंट है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3 है, तो 3 ये वाला पॉइंट है। तो यहां से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूं और यहां से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूं तो यहां पे इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट मुझे मिलेगा, ये 2,3 का जो पॉइंट है, ये इसकी हेल्प से अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास को फाइंड करूं इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से, तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल रहा है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 2,3 होगा, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट तो हमने फाइंड कर दिए, यहां पे पूछा था ना हमसे कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, वो फाइंड हो गए। पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब देखो फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट आपका ये है और यहां से लेकर के इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस डिस्टेंस को फाइंड करना आपको सिखाता हूं। बच्चों क्लास 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला याद दिलाता हूं। मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, मान लो इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस मान लो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, मान लो ये o पॉइंट है और ये a पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करते थे आप, ऐसे अंडर रूट बनाते थे बच्चों, ऐसे अंडर रूट बनाते थे ना, और यहाँ पे क्या करते थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है कुछ। अब देखो बच्चों यहां पे हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट ये डिस्टेंस फाइंड करनी है यहाँ की। तो इसके कोऑर्डिनेट तो कितने 0,0। तो चलो यहाँ पे ये जो x1 y1 है इसे हमने क्या मान लिया 0,0, x कोऑर्डिनेट 0 है, ये y कोऑर्डिनेट भी 0 है, और ये x2 y2 मान लो ये o ओरिजिन पॉइंट o पॉइंट है और ये आपका a पॉइंट है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रहे हैं 2,3, तो ये हो गया आपका 2,3, इसका x2 कोऑर्डिनेट 2 है, ये y2 कितना है 3 है। तो बच्चों जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ये x2 कितना दे रहेगा 2 माइनस x1 कितना दे रहेगा 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा। फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना दे रहेगा 3 दे रहेगा, माइनस y1 कितना है 0 है। तो इसे आगे सॉल्व कीजिए, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये 3 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, यहां पे होल स्क्वायर आएगा, ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 हो गया, √13। यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो √13 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां पे एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, तो दोनों का मास कितना था सेम था, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो यहां पे लाई कर रहा था, बीचों बीच में लाई कर रहा था। देखो इसके जो कोऑर्डिनेट थे 2,3 था, तो 2 मतलब ये वाला डिस्टेंस और 3 मतलब यहां से लेकर के यहां। तो देखो ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस देखो ये 1 है, ये 2 है, तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 2 होगा, और यहां से लेकर के यहां तक का भी डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 2 होगा, ठीक है। तो ये देखो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है इस वाले मास से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में है, और इस वाले मास से भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में, ठीक है। अब देखो मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर दो बॉडी हैं, ठीक है, अगर मैं इसका मास बढ़ा देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, जैसे इसका मास दोनों का मास सेम था, अगर मैं इसका मास इंक्रीज कर देता हूं तो ऐसा करने से क्या होता है, ये सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट होने लग जाता है, जो हैवी बॉडी होती है उसकी तरफ जाने लग जाता है सेंटर ऑफ मास। तो देखो बच्चों ये भी सेम क्वेश्चन है आपका, यहां पे भी देखो 2 kg था, देखो इसके कोऑर्डिनेट 2,1 2,5 था, तो यहां पे भी कोऑर्डिनेट वही दे रखा है 2,1 2,5। बस यहां पे हमने ये मास जो सेम था, यहां पे मास क्या है डिफरेंट है, एक का मास ज्यादा है, हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो देखो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करेंगे, तो ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5। देखो ये m1 मास कितना दे रखा है 2 kg दे रखा है, ये m2 मास कितना दे रखा है 5 kg दे रखा है, इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है 2,1,
और ये इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,5। ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। ये m2 मास है ना, तो इसे x2 y2 बोलेंगे, ये m1 मास इसे x1 y1 बोलेंगे। तो सबसे पहले इन्हें प्लॉट कर देते हैं बच्चों। ये प्लॉट कहाँ पे थे देखो, एक ये 2,1 में है, तो 2 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट 2,1 है और ये क्या है 2,5, तो ये 2 ये है और 5 ये है, ठीक है। तो इसका यहाँ अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ लाइन प्रोड्यूस करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2,5, इसके कोऑर्डिनेट हैं ये। तो ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है। इसका मास 2 kg दे रखा है, इसका मास 5 kg दे रखा है। हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, इसी लाइन में लाई करेगा सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले XCOM फाइंड कीजिए, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, वो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना दे रखा है, ये 2 kg, 2 इंटू x1 कोऑर्डिनेट कितना है 2 है, ये x1 कोऑर्डिनेट है, ठीक है 2 प्लस ये m2 मास कितना है 5 kg, 5 इंटू x2 कितना दे रखा है, ये 2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 5 प्लस 2 7। तो ये हो जाएगा आपका 14 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 ज़ा 14। इसका जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब देखो y कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 कितना है 2 इंटू y1 कितना दे रखा है, ये 1 दे रखा है, ठीक है 1 प्लस m2 5 है इंटू y2 कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5 है। तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका 27 डिवाइडेड बाय 7। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना आ रहा है, ये आएगा 3.85, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। तो जो आपका सेंटर ऑफ मास है उसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ रहा है, x कोऑर्डिनेट तो कितना आया 2 आया और y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 3.85 आ रहा है। तो देखो बच्चों x कोऑर्डिनेट तो ये था, ये 2, और ये जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है ये 3.85 आ रहा है। तो 3 ये है, 4 ये है, तो 3.85 यहां पे होगा कहीं पे, ठीक है। तो यहां से अगर एक लाइन मैं प्रोड्यूस करता हूं और ये 2 था, यहां से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूं तो यहां पे इंटरसेक्ट होगा ये वाला पॉइंट। तो इसके जो कोऑर्डिनेट थे 2, 3.85 वो यहां पे लाई कर रहा है। तो देखो यहां पे देखो ये मिड पॉइंट तो ये था, तो ये क्या हुआ यहां शिफ्ट हो गया, इस तरफ शिफ्ट हो गया, समझ रहे हो, ये इधर शिफ्ट हो गया। मास बढ़ाने से क्या हुआ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो इस तरफ शिफ्ट होने लग गया। पहले सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब वो सेंटर ऑफ मास जो है हैवी बॉडी के क्लोज जाने लग गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या है, देखो यहां पे हमें ये स्क्वायर गिवन है, इस स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर है यहां पे हमने मास प्लेस कर रखे हैं, m मास, 2m मास, 3m मास, 4m मास। देखो 4 पार्टिकल A B C and D ऑफ मासेस, ये देखो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे मास प्लेस कर रखे हैं, आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर। बच्चों ये जो स्क्वायर है इसकी साइड कितनी देर की है, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर देर की है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनानी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट मान लिया है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया इस डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस है, और एक वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, ये आपका वाई एक्सिस है। तो ये उसका ऑरिजिन पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे 0,0। अब देखो इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट मतलब यहाँ पे हमने एम मास प्लेस कर रखा है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है 0,0 है। इसके भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, फिर वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी देर की, साइड कितना देर का स्क्वायर का 4 मीटर। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये 4 होगा, क्योंकि ये जो मास है एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। कोई भी मास अगर एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। समझ में आ रहा है। अब देखो इसके भी कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये वाला जो मास है ना, ये जो 4m मास है ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो वाई कोऑर्डिनेट इस ऑरिजिन पॉइंट से मेजर करना है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है 4 मीटर है, तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये यहां पे का भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा। देखो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, देखो सबसे पहले इसका देखो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इस एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है 4,
अरे इस वाले पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4,4, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो चलो ये m1, जैसे यहाँ पे m1 मास कितना दे रखा है, m1 मास m दे रखा है, m2 मास कितना दे रखा है 2m दे रखा है, m3 मास कितना दे रखा है 3m दे रखा है, m4 मास कितना दे रखा है 4m दे रखा है, ठीक है। तो ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट है, ये x3 y3 कोऑर्डिनेट है और ये x4 y4 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो हमें सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे 4 मास दे रखे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड ऐसे करेंगे। देखो m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 प्लस m3 इंटू x3 प्लस m4 इंटू x4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 मास हैं, ठीक है। तो देखो m1 कितना दे रखा है, m दे रखा है, m इंटू x1 कितना है 0 है, m2 कितना दे रखा है m2 ये है, ठीक है, m2 इज इक्वल टू 2m है, तो 2m इंटू x2 कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, x2 कितना दे रखा है 4 दे रखा है, 2m इंटू 4 ये कितना दे रखा है 3m दे रखा है, ये m3 मास 3m इंटू x3 कितना दे रखा है 4 प्लस m4 ये 4m है, ठीक है, m4 कितना है 4m है, तो ये 4m इंटू बच्चों इसका x4 कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इन मास को हम ऐड कर देंगे तो ये m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m आ रहा है समझ में। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8m, 4 3 ज़ा 12m, इनका ऐड करो 4 प्लस 3 7 8 9 एंड 10, ये 10m आ जाएगा। तो ये 12 प्लस 8 कितना होता है 20m डिवाइडेड बाय 10m, m से m कट जाएगा, ये कितना आ गया 2 आ गया। तो बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। उसे कैसे फाइंड करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब देखो m1 कितना दे रखा है m दे रखा है, इसका y कोऑर्डिनेट y1 कोऑर्डिनेट कितना है 0, m2 कितना दे रखा है 2m इंटू y2 कितना दे रखा है 0, ये 3m इंटू ये y3 कितना दे रखा है 4, ये 4m इंटू y4 कितना दे रखा है 4। इन्हें ऐड कर दीजिए m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, ये उसके मास हैं, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12m, 4 4 ज़ा 16m, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10m। तो ये कितना हो जाएगा आपका 28m डिवाइडेड बाय 10m, m से m कट जाएगा, तो ये फाइनली कितना आ गया, इसे काटोगे तो कितना होगा 2.8 आएगा, ठीक है, ये 2.8। तो ये सेंटर ऑफ मास का जो y कोऑर्डिनेट है वो 2.8 आया है। तो देखो बच्चों हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना आया 2 आया और y कोऑर्डिनेट कितना आया 2.8 आया, ठीक है। तो देखो अभी फाइंड करते हैं। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये 4 था, तो यहां से लेकर के यहां तक ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट तो कितना है 2 है, तो x कोऑर्डिनेट यहां पे ये 2 है, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना है 2.8 है। तो देखो बच्चों ये तो 2 होगा, यहां से लेकर के यहां तक तो 4 है ना, ये 4 है, तो ये हाफ कितना होगा 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो ये जो 2.8 है, ये 2.8 कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, ठीक है। ये 2.8 होगा, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2.8 होगी और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2 होगी। तो बच्चों अगर ये जो 2.8 है इसे अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं, इसे अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं तो यहां पे ये हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, यहां पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है यही सेंटर ऑफ मास है, इसके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2, 2.8 आ रहा है, 2, 2.8, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखें यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको पता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो 60 डिग्री के एंगल का होता है, ठीक है, 60 डिग्री उसका एंगल होता है। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है द मासेस ऑफ द पार्टिकल आर 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, ईच साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 0.5 मीटर, ठीक है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है इक्वल होती है वो 0.5 मीटर हमें गिवन है। ये मास दे रखे हैं। देखो यहां पे जो मास है एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो कॉर्नर पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने मास प्लेस कर रखा है। एक मास ये है, एक मास ये है, एक मास ये है, ठीक है। तो इसका जो मास दे रखा है कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है। ये वाला मान लो m1 मास कितना है 100 ग्राम है, m2 मास कितना है 150 ग्राम है, m3 मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 200 ग्राम,
ठीक है। तो ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये 150 ग्राम है, और ये M3 मास है, ये 200 ग्राम है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोऑर्डिनेट बनाने पड़ेंगे, तभी तो हम सेंटर ऑफ मास फाइंड कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। ऑरिजिन पॉइंट आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे जो ऑरिजिन पॉइंट ले रहा हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ ऑरिजिन पॉइंट, तो मुझे यहीं से एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैंने एक्स एक्सिस इधर ड्रॉ कर दी, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0 होगा। जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होता है, ठीक है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, ये तो x1 और y1 कोऑर्डिनेट है। अब हमें यहाँ पे x2 और y2 कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, क्योंकि ये आपका M2 मास है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो x कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.5, तो ये 0.5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? y2 कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये जो मास है ये मास x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। अब देखो, इसके भी हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसके कोऑर्डिनेट, इसके हमें x3 और y3 कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्योंकि ये M3 मास है, ठीक है। M3 मास कितना है, 200 ग्राम है। अब देखो इसे कैसे किया जाएगा। देखो सबसे पहले इसका देखो, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये बच्चों इसके बीचों बीच में होगा। ये वाला डिस्टेंस कितना था, 0.5 था। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 0.25 होता है। तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है, 0.25। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ये y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। मतलब y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये y कोऑर्डिनेट, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो इस डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, चलो साइन 60 डिग्री को अभी साइन 60 डिग्री ही लिख दो। हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है, यही इसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा, जो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। ये हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो साइड कितनी दे रखी है, 0.5 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पे ये 0.5 मीटर आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू साइन 60 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0.5 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो अगर मैं इसे काटता हूं तो यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया, 0.25 √3। तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है इस वाले का, ये y3 कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो आ रहा है 0.25 √3, इतना आ रहा है कोऑर्डिनेट, ठीक है, y3 कोऑर्डिनेट। अब देखो हमें सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो अब सारे कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर दिए हैं। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो इसे कैसे, देखो यहाँ पे 3 मास है, ठीक है। तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये XCOM इज इक्वल टू m1 कितना दे रहेगा, 100 ग्राम, इंटू x1 कितना दे रहेगा, 0, m2 कितना दे रहेगा, 150 ग्राम, इंटू x2 कितना दे रखा है, ये x2 है, ठीक है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। तो x2 कितना दे रखा है, 0.5, m3 कितना दे रखा है, 200 ग्राम, इंटू ये x3 कितना दे रखा है, 0.25, और ये जो मास है इन्हें ऐड कर देंगे, 100 ग्राम प्लस 150 ग्राम प्लस 200 ग्राम। अब देखो इसे आगे सॉल्व करते हैं। XCOM इज इक्वल टू, ये तो 0 आ जाएगा, प्लस 15 5 का कितना होता है बच्चों, 75 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 75 आएगा आपका, प्लस ये 25 इंटू 2 कितना होता है, 50 होता है। तो यहाँ पे 50 आएगा, ठीक है। 200 को 0.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 300 450। तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस 75 कितना होगा आपका, 125 डिवाइडेड बाय 450। ये कटेगा आपका 5 2 10, 5 5 25, 5 9 45, 0। तो यार आपका 25 डिवाइडेड बाय 19, 5 5 25, 5 1 5, 5 8 40। ये कितना आया आपका, 5/18 आया, ठीक है। 5 कितना आ रहा है ये 5/18 आ गया, 5 1 5, 5 8 14। अब देखो हमें सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, m3 इंटू y3। ये हो जाएगा आपका m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये YCOM इज इक्वल टू हो जाएगा, मास कितना था, 100 ग्राम प्लस 150 ग्राम प्लस 200 ग्राम। तो ये 100 इंटू y1 कितना था, देखो बच्चों y1 तो 0 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये 150 इंटू y2 कितना है, y2 भी 0 है, तो ये 0 आ जाएगा,
प्लस M3 200 है इंटू Y3। देखो Y3 कितना दे रहेगा 0.25 रूट थ्री, 0.25 रूट थ्री, ये Y3 है आपका, तो ये 0.25 रूट थ्री। तो देखो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये 200 इंटू 0.25 कितना होगा आपका 50 आएगा, ठीक है। 50 रूट थ्री डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 450। तो ये हो गया आपका 50 रूट थ्री डिवाइडेड बाय 450। तो ये डेसिम जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 9 जो 45, ये आ गया आपका रूट थ्री डिवाइडेड बाय 9। तो बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना आया, एक्स कोऑर्डिनेट तो ये आया आपका 5/18 और ये जो आया ये कितना आया रूट थ्री बाय 9, ठीक है। तो यही इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों ये थोड़ा हट करके क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू यूनिफॉर्म रॉड्स of identical length L are joined to form L-shaped frame as given in figure. Find the center of mass of the frame. देखो ये L शेप का एक फ्रेम दे रखा है हमें, तो यहाँ पे दो यूनिफॉर्म रॉड है, ये रॉड L लेंथ का है, ये रॉड भी L लेंथ का है, दोनों यूनिफॉर्म रॉड है, दोनों सेम मटेरियल की हैं, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि ये जो L फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है इसका सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आप ऑरिजिन पॉइंट डिसाइड कीजिए। मान लीजिए ये ऑरिजिन पॉइंट है, तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको एक चीज बताया था, जैसे मान लो कोई रॉड है, तो इस रॉड का जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में स्केल के बारे में बताया था ना, एक चीज बताई थी मैंने, ये स्केल है, तो इस स्केल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यहां पे लाई करेगा, मतलब इस स्केल का पूरा मास यहां पे क्या है कंसंट्रेटेड है। तो बच्चों ये जो रॉड है, इस रॉड का भी सेंटर ऑफ मास यहां पे कंसंट्रेटेड होगा, समझ रहे हो। तो मान लो अगर इसका जो मास है, इस रॉड का अगर जो मास है, मान लो इस रॉड का मास m मास है, ठीक है। ये दो रॉड है ना, टू यूनिफॉर्म रॉड है, टू यूनिफॉर्म रॉड है, दोनों का मास क्या है बच्चों, मान लो m1 मास, इसका m1 मास m है और इसका भी m2 मास कितना है m है, दोनों का मास m है, सेम मास है क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है और दोनों यूनिफॉर्म रॉड भी हैं। अब देखो बच्चों यहां पे क्या है, अगर ये रॉड है, ये वाली जो रॉड है, तो इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा, समझ रहे हो। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई करेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। इसमें जो मास जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इक्वली डिवाइडेड है। तो ऐसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहां पे लाई करेगा। तो बच्चों अगर ये L डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस अगर L है, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, L/2 होगी, यहां से लेकर के यहां तक L/2, बिल्कुल बीचों बीच में होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी बीचों बीच में यहां पे लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये भी जो यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, L/2 होगी। समझ में आ रहा है इतना। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखो यहां पे अगेन एक्स एक्सिस बनाओ, यहां पे ये वाई एक्सिस बनाओ। अब देखो यहां पे इस रॉड का जो मास हमने m मान रखा था वो मास कहां पे, यहां पे कंसंट्रेटेड है, इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L/2 है, समझ रहे हो। तो यहां से यहां तक देखो इसकी सीधाई में, ये इसकी सीधाई में यहां पे एक मास है, वो रॉड का जो मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो इसका हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो ये यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, ये L/2 है, और ये वाला जो इस रॉड का जो मास है वो यहां पे कंसंट्रेटेड है, तो ये भी L/2 डिस्टेंस में यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, L/2 है। समझ में आ रहा है। ये आपका क्या है, ऑरिजिन पॉइंट है, ये 0,0 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, ये जो इसका जो m मास है इसका भी m मास है, दोनों का मास क्या है, सेम है। तो ये अब बच्चों मैंने यहां से रॉड हटा दी है, बस इसका जो सेंटर ऑफ मास था ना, ये सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये एक पॉइंट है जहां पे इस रॉड का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, ये एक पॉइंट है जहां पे उस रॉड का पूरा मास कंसंट्रेटेड है। अब मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है। अब वही इस L फ्रेम का सेंटर ऑफ मास माना जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पे सेंटर ऑफ मास निकालना है इस L फ्रेम का। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो यहां पे सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो देखो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, देखो इसका ये वाला जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितनी डिस्टेंस में, इस ओरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, L/2 डिस्टेंस पे, तो ये L/2 हो जाएगा। और ये जो मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है इस x एक्सिस में लाई कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, देखो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है इसके कोऑर्डिनेट बनाने हमें, तो ये जो मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है ये y एक्सिस में लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ये L/2 है, तो ये L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 कोऑर्डिनेट है। अब देखो यहां पे सबसे पहले सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू M1 भी M है, M2 भी M है, क्योंकि दोनों यूनिफॉर्म रॉड है, दोनों का मास क्या है, MM है। ठीक है, तो यहाँ पे M इंटू x1 कितना दे रखा है, ये x1 L/2 दे रखा है। ठीक है, तो ये L/2, M2 कितना दे रखा है, M दे रखा है, x2 कितना दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका M प्लस M, तो एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू हो जाएगा आपका M इंटू एल डिवाइडेड बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2M, तो ये हो जाएगा आपका ML, ये 2 नीचे चल जाएगा, तो ये 2 2 ज़ा 4M हो जाएगा, M से M कट गया, तो ये कितना आ गया, L/4 आ गया। तो एक्स सी ओ एम कितना आया बच्चों, L/4 आया। उसी तरीके से हमें YCOM भी फाइंड करना है, मतलब सेंटर ऑफ मास का Y कोऑर्डिनेट, तो ये M1 Y1 प्लस M2 Y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो यहां पे वैल्यू पुट कीजिए। M1 कितना दे रखा है, M दे रखा है, इंटू Y1 कितना दे रखा है, देखो ये X1 है, ये Y1 कितना है 0, ये M इंटू ये Y2 फाइंड करना है, Y2 कितना दे रखा है, ये Y2 L/2 है। ठीक है, L/2 डिवाइडेड बाय M प्लस M, M1 प्लस M2, तो ये YCOM इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा ML डिवाइडेड बाय 2, ये 2M हो जाएगा, तो फाइनली ये M इंटू L, ये 2 नीचे चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4M, M से M कट जाएगा, ये कितना आ गया, L/4 आ गया। तो ये जो YCOM है ये भी कितना आ गया, L/4 आ गया। तो बच्चों ये जो सेंटर ऑफ मास था, इसका जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो कितना आया, L/4, और y कोऑर्डिनेट भी कितना आया, L/4। तो बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ, देखो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ये तो L/2 है, तो L/4 यहाँ पे होगा। देखो जैसे L/2 होता है ना, L/2 को अगर आप हाफ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा। तो बच्चों L/2 तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसका जो हाफ होता है उसे L/4 बोलते हैं, ये आपका L/4 है। और इसका भी अगर आप हाफ कर दोगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है, L/4 है। तो यहाँ से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूँ, तो यही सेंटर ऑफ मास है। तो इस L फ्रेम का जो सेंटर ऑफ मास है, देखो ये आपका L/4 है और ये वाला आपका L/4 है। तो यहाँ से अगर मैं लाइन प्रोड्यूस करता हूँ तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा यही क्या है, सेंटर ऑफ मास है, इस L फ्रेम का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लैमिना ए थिन फ्लैट शीट विद डायमेंशन। देखो बच्चों इसके कुछ डायमेंशन दे रखे हैं, मतलब कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। ठीक है, हमें यहाँ पे कह रहा है द मास ऑफ द लैमिना इज 3 kg। देखो ये आपका लैमिना दे रखा है, लैमिना का मतलब एक थिन फ्लैट प्लेट है, मतलब एक मेटल की प्लेट है, एक मेटल की प्लेट है। देखो ये एल शेप है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एल शेप्ड लैमिना लिखा है ना, इसका मतलब ये एक बहुत थिन प्लेट है, इसके पास लेंथ भी है, इसके पास ब्रेथ भी है, लेकिन बच्चों इसके पास थिकनेस हमें इसकी नेग्लिजिबल कंसीडर करनी है। मतलब ये देखो थिन प्लेट लिखा है ना, कभी भी लैमिना लिखा होगा तो लैमिना का मतलब बिल्कुल उसकी थिकनेस को हमें नेग्लिजिबल मानना, बहुत थिन मेटल प्लेट है ये। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब ये है, देखो अगर मैं इसके 3 इक्वल पीसेस कर दूं, जैसे यहाँ पे ये 3 इक्वल पीसेस हो रखा है, ये एल शेप का लैमिना है, तो इसका एक पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये है। तो बच्चों इसका जो टोटल मास दे रखा है वो 3 kg दे रखा है। तो बच्चों जो इसका जो मास होगा, इसका मास 1 kg होगा, इसका मास भी 1 kg होगा, और इसका मास भी कितना होगा, 1 kg होगा। इतना समझ में आ रहा है, तीनों का मास क्या होगा, 1 kg का होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा। हमें यहाँ पे पूछा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास, हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो देखो हमें इसे करना क्या है, देखो सबसे पहले देखो ये वाली जो बॉडी है ना, ये वाली जो प्लेट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा कहाँ पे होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे होगा, जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे होगा, यहाँ पे होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर में। तो ये C1 C2 और C3 दे रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें देखो इसका सेंटर ऑफ मास मिल गया, इसका सेंटर ऑफ मास भी मिल गया, इसका सेंटर ऑफ मास भी मिल गया। तो अब हमें ये 3 पार्टिकल कंसीडर करने हैं। ठीक है, हमें ऐसा मानना है कि ये जो 1 kg मास है इस प्लेट का, वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और ये जो 1 kg का मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, और ये जो 1 kg का मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो देखो मैं इस एक्सिस को दोबारा बना रहा हूं, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है।
अब देखो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो इस वाली प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास इसे हमने C1 बोल रखा है, ठीक है, ये गिवन है आपको C1। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो इस वाला मास, ये जो मास है, इस प्लेट का जो मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 दे रखा है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, एक्स कोऑर्डिनेट 2। तो ये कितनी होगी? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 होगी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी होगी? 1/2 होगी, हाफ होगी। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना दे रखा है? ये वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। तो यहां से लेकर के यहां तक 1 हो जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 1/2। तो ये वाई कोऑर्डिनेट आ गया। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट 1/2 होगा। समझ रहे हो? इसका वाई कोऑर्डिनेट 1/2, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 1/2, सॉरी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1/2, इसका वाई कोऑर्डिनेट 1/2। अब देखो इसके भी कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने इस वाले पॉइंट के। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? देखो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस, तो ये तो आपका 1 है, यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 1/2। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। 1 + 1/2 कितना होता है आपका? 3/2 होता है। तो ये वाला जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये 3/2 आएगा। अब हमें यहाँ पे का वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो ये कितना है? 1/2 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब देखो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 1/2। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/2। और फिर वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये तो 1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/2 है। तो 1 ये है, ये 1 है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1/2 है। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है। अब देखो जैसे ये सेंटर ऑफ मास है ना, इसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। देखो जैसे ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है, ये इसकी सीधाई में ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है, ये दे रखा है 1/2, 1/2। एक ये है, ठीक है, ये इसकी सीधाई में है यहाँ पे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास दे रखा है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 3/2, ये 3/2, 1/2। और एक सेंटर ऑफ मास ये दे रखा है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट 1/2, 3/2 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो ये इसकी सीधाई में यहाँ पे है, ये इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1/2 और 3/2, ठीक है। तो ये m1 मास है, ये m2 मास है, ये m3 मास है। तो ये जो m1 मास है ये भी 1 kg है, ये जो m2 मास है ये भी आपका 1 kg है। तीनों के मास क्या है? 1 kg है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, देखो यहाँ पे इसका मास भी 1 kg था, इसका भी मास 1 kg था, इसका भी मास 1 kg था। हमने क्या किया? इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। अब ये हमें ये वाली जो प्लेट है, इस वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास ये है, दूसरी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास ये, तीसरी वाली प्लेट का सेंटर ऑफ मास ये। अब हमें ये 3 पार्टिकल मिल गए। अब इन 3 पार्टिकल का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो देखो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? XCOM फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका M1 X1 M2 X2 M3 X3 डिवाइडेड बाय M1 + M2 + M3, ठीक है। जस्ट वैल्यू पुट कीजिए, बाकी कुछ नहीं करना। M1 कितना दे रखा है? 1 kg दे रखा है, M2 भी 1 kg, M3 भी 1 kg, ठीक है। 1 × X1, ये आपका X1 है, ये आपका Y1 है, ये X2 है, ये Y2 है, ठीक है। ये X3 है, ये आपका Y3 है। X1 कितना दे रखा है? ये 1/2 दे रखा है। फिर 1 × X2 कितना दे रखा है? यहाँ पे 3/2 दे रखा है। फिर +1 × X3 कितना दे रखा है? ये 1/2 दे रखा है, डिवाइडेड बाय 1 + 1 + 1, ठीक है। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 3/2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा। तो ये 3 4 5, ये 5/2 आ गया, डिवाइडेड बाय 3। तो ये कितना आ रहा है? 5/2 नीचे चल जाएगा, तो 5/6 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये तो 5/6 आ गया। अब देखो हमें YCOM भी निकालना है, सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो उसका फॉर्मूला M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 डिवाइडेड बाय M1 + M2 + M3। अब देखो ये M1 कितना दे रखा है? 1 × Y1 कितना है? ये 1/2 है। M2 कितना है? M है, × Y2 कितना है? 1/2 है। M3 कितना है? 1 है, × Y3 कितना है? ये 3/2 है, ठीक है। 1 + 1 + 1, ये 1/2 आ गया, ये 1 है, ठीक है। ये भी आपका 1/2 आ गया, ये आपका 3/2 आ गया, ये आपका 3 आ गया। तो ये फाइनली 2 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 4 5, 5/2 डिवाइडेड बाय 3,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, ये 2 नीचे चल जाएगा, 2 3 = 6। तो बच्चों ये जो YCOM आ रहा है ये भी 5.6 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है इतना? देखो ये इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो 5/6 और 5/6 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका, देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, ये स्पेशल केस है बच्चों। देखो स्पेशल केस क्या है, देखो यहां पे कह रहा है इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल ऑफ द सिस्टम वर एट द ऑरिजिन। मान लो ये दो बॉडी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। अब देखो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहां पे लाई करेगा, अगर m1 जो है लेस देन है m2 से, मान लो ये m2 मास ग्रेटर है, तो देखो बच्चों यहां पे जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसी लाइन में सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, लेकिन ये m2 मास क्या है, ग्रेटर है। तो इसका जो मिड पॉइंट था ये था, तो क्योंकि ये मास ग्रेटर है तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है इस मास के, इस हैवी मास के क्लोज होगा। ठीक है, इस तरफ होगा। तो हमने आइडिया से यहां पे सेंटर ऑफ मास ले रखा है। अब देखो सपोज करके ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पे लाई कर रहा है। तो जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे अगर हम ओरिजिन पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं अगर, तो देखो इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू पार्टिकल ऑफ द सिस्टम वर एट द ओरिजिन, अगर मैं यहीं पे ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूं, यहीं पे अगर मैं ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूं, तो सपोज करके मैंने यहां पे एक्सिस ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये आपकी एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, तो ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस है, ये आपकी नेगेटिव एक्सिस है। तो यहां पे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0। समझ रहे हो ना, यहां पे के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, 0,0। अब देखो बच्चों ये आपको गिवन है कि ये जो m2 मास है इस ओरिजिन पॉइंट से, मतलब इस सेंटर ऑफ मास से, बच्चों सेंटर ऑफ मास भी यहीं पे है और ओरिजिन पॉइंट भी यहीं पे है। यहां पे कुछ, यहां पे हमें गिवन है, ये स्पेशल केस है आपका, यहां पे गिवन है कि जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पे आपका ओरिजिन पॉइंट भी आपको लेना है। ठीक है, तो हमने जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे ओरिजिन पॉइंट भी ले लिया है। अब देखो बच्चों यहां पे इसके हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बनाने हैं। ये जो m2 मास है इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, r2 दे रखा है। तो बच्चों इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, बच्चों यहां पे का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस ओरिजिन पॉइंट से यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस वो कितनी है, r2 दे रही है। तो एक्स कोऑर्डिनेट तो r2 हो जाएगा। इस m2 मास का जो एक्स कोऑर्डिनेट है r2 है। अब क्योंकि ये जो मास है एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, r2, 0। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट भी निकालते हैं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, देखो ये ओरिजिन पॉइंट है, ये जो मास है ये लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में लाई कर रहा था, ये लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा था। तो कोई भी जो एक्सिस होती है ना, जैसे आपकी ये ओरिजिन पॉइंट है, ये पॉजिटिव एक्सिस होती है, ये आपकी नेगेटिव एक्सिस होती है। यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होती है 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होती है -1 -2 -3। समझ में आ रहा है? तो ये आपका सेंटर ऑफ मास है, मतलब ओरिजिन पॉइंट है। तो ओरिजिन पॉइंट से ये वाला जो मास है, ये जो m1 मास है, ये r1 डिस्टेंस दूर है, लेकिन ये जो डिस्टेंस होगी नेगेटिव होगी, नेगेटिव r1। और ये y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये x एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो ये है कि हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। तो देखो x कोऑर्डिनेट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का, देखो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है, यहीं पे लाई कर रहा है। हमने सेंटर ऑफ मास को कहां पे ले रखा है, जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे हमने ओरिजिन पॉइंट ले रखा है। तो इस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा, तो यहां पे 0 आ जाएगा। m1 आएगा यहां पे इनटू x1। बच्चों ये m1 मास है तो ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, x1 कितना है, -r1 है, तो यहां पे -r1 आएगा, प्लस m2 इंटू x2। ये x2 कोऑर्डिनेट है, ये y2 कोऑर्डिनेट है, क्योंकि ये m2 मास है तो x2 कोऑर्डिनेट कितना है, r2 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, r2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है इतना? तो देखो बच्चों अगर मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो ये m1 प्लस m2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो नेगेटिव m1 r1 होगा, ये प्लस m2 r2 होगा। इस नेगेटिव को अगर मैं इधर भेजूंगा तो m1 r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2। देखो ये हमें एक रिलेशन मिला बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हमेशा याद रखना। अगर कोई दो मास किसी एक ही एक्सिस में लाई कर रहे हैं, सेम एक्सिस में लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में लाई कर रहे हैं या वाई एक्सिस में लाई कर रहे हैं, देखो जैसे आपकी एक्सिस होती थी ना, ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी। अगर इस प्लेन में लाई कर रहे हैं कोई दो मास, तब तो हम जैसे हम अभी पहले मैं बता रहा था उसी मेथड से करते हुए आना है। लेकिन बच्चों अगर दोनों मास सेम इसी एक्सिस में लाई कर रहे हैं, यहीं पे लाई कर रहे हैं, तो देन हम इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखना है, हमें ये रिलेशन याद रखना है कि m1 इंटू r1 इज इक्वल टू क्या होता है, m2 इंटू r2 होता है। देखो एक क्वेश्चन कराता हूं इसी की हेल्प से, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो बच्चों जैसे ये m1 मास दे रखा है, उसका मास कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है। और ये m2 मास दे रखा है, m2 मास कितना kg दे रखा है, 7 kg दे रखा है। अब देखो बच्चों यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 10 मीटर दे रखी है। अब यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, यहां पे इसका सेंटर ऑफ मास
ये लाई कर रहा है। अब देखो इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, मैं ये जो 3 kg का मास है, 3 kg के मास से r1 डिस्टेंस दूरी पे सेंटर ऑफ मास है, और ये जो 7 kg का मास है इससे r2 डिस्टेंस की दूरी पे ये सेंटर ऑफ मास है, और यही इसका ओरिजिन पॉइंट भी है। आपको क्या करना है, ये r1 एंड r2 फाइंड करना है, r1 एंड r2 फाइंड करना है, मतलब ये बताना है कि m2 ये जो मास है m1 मास से कितनी डिस्टेंस दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास है, और ये जो m2 मास है m2 मास से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे आपका सेंटर ऑफ मास है, ये आपको फाइंड करना है। और इन दोनों का जो सेपरेशन दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। हमें फॉर्मूला पता है m1 इंटू r1 इज इक्वल टू m2 इंटू r2, शॉर्ट तरीका है बच्चों। m1 मास कितना दे रखा है 3 kg दे रखा है, r1 हमें फाइंड करना है, m2 मास कितना दे रखा है 7 kg दे रखा है, ये 7 kg। अब देखो बच्चों r2 के लिए क्या करेंगे, देखो ये r2 ये वाला है, r2 डिस्टेंस यहां से लेकर के ये सेंटर ऑफ मास से यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस ये r2, तो r2 इज इक्वल टू क्या होगा, r2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 माइनस r1, ये टोटल डिस्टेंस 10, और ये r1 को अगर मैं माइनस कर दूंगा, इससे 10 माइनस r1 करूंगा तो मुझे यहां से लेकर के यहां तक r2 मिल जाएगा, तो r2 की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं 10 माइनस r1 लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है। तो ये 3r1 हो जाएगा, 7 10 70 हो जाएगा, माइनस 7r1 हो जाएगा, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो बच्चों इसे इधर भेज दीजिए, ये 3r1 प्लस 7r1 हो जाएगा इज इक्वल टू 70, तो ये 7r1 प्लस 3r1 कितना हो जाएगा 10r1 इज इक्वल टू 70, तो r1 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाई 10, 10 7 जा 70, तो ये r1 कितना आ रहा है आपका 7 आ रहा है। r2 भी फाइंड कर लो, r2 इज इक्वल टू 10 माइनस r1, तो r2 इज इक्वल टू 10 माइनस r1 कितना फाइंड किया था 7 फाइंड किया था, यहाँ 7 पुट कीजिए, r2 इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो बच्चों यहाँ पे r2 कितना आ रहा है, देखो ये r2 तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ये r1 कितना आ रहा है, r1 कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। तो देखो होता क्या चीज है, जो बॉडी हैवी होगी ना, सेंटर ऑफ मास जो होगा हैवी बॉडी के क्लोज जाने लग जाता है। अगर आप इसे और ज्यादा हैवी करोगे, इस बॉडी का मास अगर बढ़ा दोगे तो सेंटर ऑफ मास और क्लोज जाने लग जाएगा, और क्लोज जाने लग जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो यहां पे क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टी शेप्ड प्लेट फ्रॉम ओ। बच्चों यहाँ पे ये टी शेप्ड की एक प्लेट दे रही है, ठीक है, इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सेम मटेरियल की ये बॉडी है, इस मटेरियल का जो डेंसिटी है वो सेम है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पे हमें पोजीशन बतानी है सेंटर ऑफ मास की फ्रॉम ओ, ये ओ पॉइंट दे रखा है, इस ओ पॉइंट से कितनी डिस्टेंस में सेंटर ऑफ मास होगा ये हमें बताना है। अब देखो बच्चों हम करेंगे क्या, देखो कैसे करके सेंटर ऑफ मास बताएंगे। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये जो प्लेट है इस प्लेट का लेंथ 6 मीटर दे रखा है, इसकी विड्थ कितनी दे रखी है 2 मीटर दे रखी है, इसकी विड्थ 2 मीटर दे रखी है, इसकी इस वाली प्लेट की जो लेंथ दे रखी है वो 4 मीटर दे रखी है। देखो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाली जो प्लेट है इस वाली प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है उसे फाइंड करेंगे। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पे बीचों बीच में होगा, ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर में होगा। इसका मतलब ये है कि इस प्लेट का जो टोटल मास है वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दिया। अब बच्चों इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी बीचों बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक सेंटर ऑफ मास ये मिल गया, एक सेंटर ऑफ मास ये मिल गया। अब क्या करना है आपको, इसे एक पार्टिकल समझो, इसे एक पार्टिकल समझो, इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालो, तो इन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहां करे, लाई करेगा, इसी लाइन में ही लाई करेगा, कहीं पे भी लाई कर सकता हो, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये तरीका होता है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा, देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, लेट सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। बच्चों हमें इसका मास तो पता नहीं है, हमें इसका मास कहां पता है, लेकिन देखो बच्चों ये जो प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट जो है, ये टी शेप की जो प्लेट है ये सेम मटेरियल की बनी हुई है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी डेंसिटी भी सेम होगी, तो इसका जो पर यूनिट एरिया होगा ना, एक छोटा सा जो यूनिट एरिया होगा, यूनिट एरिया का मास क्या होगा, सेम होगा, समझ रहे हो ना, यहाँ पे का जो यूनिट एरिया होगा इनका मास क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया का मास मैंने कितना मान लिया, सिग्मा मान लिया, ठीक है। अब देखो ऐसा करते हैं, अगर इसका टोटल मास अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, इस वाली प्लेट का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका जो एरिया होगा, इस वाली प्लेट का जो एरिया होगा वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया आ गया। तो इस वाली प्लेट का, इस वाली जो प्लेट है, ये वाली जो प्लेट है, इस मास ऑफ हॉराइजॉन्टल प्लेट, ये जो आपकी हॉराइजॉन्टल डायरेक्शन में जो प्लेट रखी हुई है, इसका जो मास होगा वो कितना होगा बच्चों, इसका एरिया कितना है 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है।
और इसका जो पर यूनिट एरिया का जो मास है सिग्मा दे रखा है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया दे रखा है वो सिग्मा मास दे रखा है, ठीक है, इतना मास है हमने मान लिया। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सिग्मा है तो 12 मीटर स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 12 इंटू सिग्मा, तो इसका जो मास हो जाएगा 12 सिग्मा हो जाएगा, इतना केजी इसका मास है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से हम इसका भी मास निकाल सकते हैं। इसका जो एरिया हो जाएगा बच्चों, इसका जो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। तो इसका जो मास हो जाएगा, मास ऑफ वर्टिकल प्लेट, ये जो वर्टिकल पोजीशन में ये जो प्लेट रखी हुई है ना, यहां से लेकर के यहां तक ये जो प्लेट रखी हुई है, इसका जो मास होगा वो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका एरिया 8 मीटर स्क्वायर इसका एरिया इनटू, और 1 मीटर स्क्वायर का जो मास हमने मान रखा है सिग्मा मान रखा है, ठीक है, तो इनटू सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा 8 सिग्मा केजी। तो इसका जो मास निकला वो तो 12 केजी निकला, इसका मास निकला 8 केजी निकला। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, यहां से हमें फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है फ्रॉम ओ पॉइंट। ये जो ओ पॉइंट है यहां से हमें बताना है। यहां मान लो ये हमने एक्स वाई एक्सिस बना दी, ठीक है, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, ये जो ओ पॉइंट है इस ओ पॉइंट को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब मैंने यहां से ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। आप ऐसे समझ सकते हो, यहां पे ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। अब देखो बच्चों यहां पे क्या था, देखो एक सेंटर ऑफ मास तो ये है, इसका सेंटर ऑफ मास तो ये है। अब देखो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास है, देखो ये डिस्टेंस 2 मीटर है, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी 1 मीटर होगी, समझ में आ रहा है। ये जो सेंटर ऑफ मास होगा, ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इस ओ पॉइंट से इतनी डिस्टेंस की दूरी पे होगा। अब देखो बच्चों ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो यहां से लेकर के यहां ये जो सेंटर ऑफ मास है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर होगा, समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, देखो बच्चों हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो देखो इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो इसका हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, देखो इसका जो एक्स, ये वाला जो ये देखो ये वाई एक्सिस है, जैसे आपकी एक्स एक्सिस ये होती है, वाई एक्सिस ये होती है, तो ये वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो ये वाला जो मास है, ये वाला जो पार्टिकल है, इसका जो जहां पे ये पूरा मास कंसंट्रेटेड हो रखा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा बच्चों वो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस तो हमने इधर बना रखी है ना, तो इधर तो लाई नहीं कर रहा है ना, ये तो इधर लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट। और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो देखो, इसकी जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस 2 मीटर थी, तो ये इसका मिड पॉइंट है ये वाला, तो ये 1 मीटर होगी, तो इसका कोऑर्डिनेट 0,1 है। अब देखो बच्चों ये वाला इसके कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये इस ऑरिजिन पॉइंट से कितनी डिस्टेंस दूरी पे, ये ऑरिजिन पॉइंट है क्योंकि हमें ओ पॉइंट से क्या करना है, सेंटर ऑफ मास को फाइंड करना है, तो ये आपका ऑरिजिन पॉइंट है। तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2 है और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस भी 2 है। देखो ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये तो टोटल तो 4 थी, तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2 है और ये भी 2 होगी, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिल गए हमें, 4 मिल गए, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पे ये ड्रॉ कर रखा है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक सेंटर ऑफ मास ये था, एक सेंटर ऑफ मास बच्चों ये था, तो ये वाला जो सेंटर ऑफ मास था इस वाली प्लेट का था और ये वाला जो सेंटर ऑफ मास था इस वाली प्लेट का था। इसके कोऑर्डिनेट कितने 0,4, ये 0,4 और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो कितने 0,1, 0,1। तो इसका हमें क्या करना है बच्चों, इसका देखो ये वाली जो यहां पे जो सेंटर ऑफ मास आएगा ना, यहीं कहीं पे लाई करेगा, इस लाइन में लाई करेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, उस सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है। लेकिन ये लाइन जो है एक्स एक्सिस तो इधर है, एक्स एक्सिस में तो लाई नहीं कर रहा, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। तो हमें वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा, m1 इंटू y1 प्लस m2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो m1 मास कितना होगा बच्चों, देखो m1 मास इसे ले लो, ठीक है, इसका मास यहां पे कंसंट्रेटेड था, तो ये जो मास था, ये मास हमने कितना निकाला था, हॉरिजॉन्टल प्लेट का मास हमने 12 सिग्मा निकाला था, ठीक है। तो ये 12 सिग्मा यहाँ पे m1 की जगह में आ जाएगा, इनटू y1 कितना होगा बच्चों, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये y2 कोऑर्डिनेट है, तो y1 कोऑर्डिनेट कितना है 1 है। m2 मास कितना निकाला हमने, ये जो वर्टिकल पोजीशन में जो प्लेट थी इसका जो m2 मास था ये 8 सिग्मा था। ये मास कहाँ है, ये सेंटर ऑफ मास पे क्या हो रखा है, कंसंट्रेट हो रखा है, तो इस यहाँ पे कंसंट्रेट हो रखा है पूरा का पूरा मास। तो ये कितना है 8 सिग्मा है, तो 8 सिग्मा इंटू y2 कितना है, y2 आपका 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 12 सिग्मा, ये 12 सिग्मा आएगा बच्चों, ठीक है, ये 12 सिग्मा प्लस 8 सिग्मा, तो ये 12 बन जा 12 आ जाएगा 12 सिग्मा, ये 8 4 जा कितना होता है बच्चों 32 सिग्मा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 + 8 कितना होता है 20 सिग्मा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 44 सिग्मा
डिवाइडेड बाय 20 सिग्मा, ये कट जाएगा। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा आपका 2.2 आएगा, ठीक है। तो यही क्या है, जो सेंटर ऑफ मास निकालना था हमें, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाला था बच्चों। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आएगा, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2.2 आएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो ये एक्स एक्सिस यहां बना रही है हमने, वाई एक्सिस इधर बना रही है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है 2 masses 2 kg एंड 4 kg हैज अ पोजीशन वेक्टर दे रखा है यहां पे, ठीक है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। देखो बच्चों ये मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, मान लो ये m1 मास है और ये आपका m2 मास है। इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर ये r2 है, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 2 kg है, ये 4 kg है, इसका पोजीशन वेक्टर ये r1 m1 मास का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, m2 मास का पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है, ठीक है। तो इसका जो r1 पोजीशन वेक्टर है वो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप दे रखा है, और इसका जो r2 पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप दे रखा है, ठीक है। m1 मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 kg, ये 2 kg। ये m2 मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 4 kg। बच्चों हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, देखो आपको याद कराता हूं, याद दिलाता हूं यहां पे। देखो बच्चों मैंने ये 2 फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला ये बताया था, एक फॉर्मूला ये बताया था। मैंने आपको क्या कहा था, अगर पोजीशन वेक्टर आपको गिवन होगा, ये जो पार्टिकल है इसका अगर पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है तो आपको आंसर भी पोजीशन वेक्टर में ही फाइंड करना। आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो इस फॉर्मूले से आप पोजीशन वेक्टर फाइंड करोगे, ठीक है। तो देखो ये r1 पोजीशन वेक्टर, ये r2 पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ मास का, मान लो सेंटर ऑफ मास यहां पे इस लाइन में लाई करेगा, यहीं कहीं पे लाई करेगा, मान लो यहां पे वो पॉइंट, तो आपको यहां से लेकर के यहां तक का जो r पोजीशन वेक्टर है उसे फाइंड करना है। तो ये जो r पोजीशन वेक्टर होगा सेंटर ऑफ मास का, आपको यहां से ऑरिजिन पॉइंट से उसका पोजीशन बताना है, मतलब उसका एड्रेस बताना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो बच्चों m1 कितना दे रखा है, ये 2 kg दे रखा है, इनटू r1 ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कीजिए इसे 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप, फिर ये प्लस m2 कितना दे रखा है 4 kg, ये r2 आपका ये है आपका i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 4, ये हो जाएगा आपका 2 2 4i, 2 3 6j, 2 3 6k, ये 4 इंटू आई 4i, 4 4 16 j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 कितना होता है 6 होता है। तो ये 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये i कैप है, ये भी i कैप है, तो ये 8i कैप हो गया। ये 6j कैप है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 22j कैप हो जाएगा। ये माइनस 6 है, ये माइनस 4 है, तो ये माइनस 10k कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके क्या होगा, 2 4 8 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये आपका 5k कैप हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, यहाँ 3 कट जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4i कैप प्लस 11j कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय 3। ये देखो सेंटर ऑफ मास का क्या आ गया बच्चों, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। ये हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था, तो ये पोजीशन वेक्टर हमें मिल गया, ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया, ओके।